I'm going to start. गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम नावेद अख्तर है। मैं इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर में बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, एक क्लास 11 का चैप्टर है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इनके जो एमसीक्यूज हैं इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप आप सभी इंजॉय करेंगे। देख सकते हैं यहां पर ये हम नावेद सर, और यहां पर आपका लिखा है, ये जो चैप्टर है क्लास 11 का है। ये जो चैप्टर है किस क्लास का है? 11th क्लास का। और चैप्टर नंबर कौन सा है? 9 है। अब मैं चैप्टर नंबर 9 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर हम बात करें क्लास 11th में जो बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 में दे रखा है। चैप्टर नंबर 8 में जो है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और चैप्टर नंबर 10 जो है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हमने सबसे पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, फिर हमने कंप्लीट किया चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। और आज का जो लेक्चर होने वाला है बायोमोलिक्यूल्स पर होने वाला है, जिस पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अब रही बात मीडियम की, तो हिंदी मीडियम भी होने वाला है और इंग्लिश मीडियम भी होने वाला है। इसका मतलब मैं एज ए ट्रांसलेटर काम करने वाला हूं आप सभी के सामने, क्योंकि मैं हिंदी में भी बताने वाला हूं, इंग्लिश में भी बताने वाला हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, बेसिकली आज जो डिस्कस होने वाला है वो है आपका एमसीक्यूज। एमसीक्यू डिस्कशंस होने वाला है। चैप्टर कौन सा है? पहले ही हमने बोल रखा है बायोमोलिक्यूल्स। फिर ये जो एमसीक्यूज डिस्कस होने वाला है ये मेनली किसके लिए डिस्कस होने वाला है? एक तुम्हारा बिहार बोर्ड के लिए, दूसरा तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड के लिए, और तीसरा तुम्हारा नीट के लिए। तो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना ध्यान से। थोड़ा सा इसका साइज रिड्यूस करना चाहूंगा ताकि हम भी आपको दिखें और साथ में क्वेश्चन भी आपको दिखे। थोड़ा इसको जूम कर दूं। मैं ना टाइमर ऑन कर देता हूं। मैं टाइमर ऑन कर देता हूं। टाइमर का सेटिंग कहां है? टाइमर वाला सेटिंग, टाइमर का सेटिंग है, याद आ गया, मोर में टाइमर हम 15 सेकेंड्स का लगाने वाले हैं। टाइमर हम कितना सेकेंड्स का लगाने वाले हैं? 15 सेकेंड्स का। जैसे ही 15 सेकेंड कंप्लीट होगा आपका बेल बजेगा। समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो हम लोग अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं, और हमने टाइमर स्टार्ट किया। आप सभी को इन 15 सेकेंड्स में क्वेश्चन के आंसर का जवाब देना है, और क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन पर।
क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है द बॉन्ड लिंकिंग टू न्यूक्लियोटाइड्स इन ए न्यूक्लिक एसिड इज। क्वेश्चन है द बॉन्ड लिंकिंग टू न्यूक्लियोटाइड्स इन अ न्यूक्लिक एसिड इज। पहला ऑप्शन है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दूसरा ऑप्शन है फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन है पेप्टाइड बॉन्ड और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड। न्यूक्लिक अम्ल में दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने वाला बंध है। तो इसका राइट आंसर जो है हम देखते हैं क्या है। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। हमने क्लास में चैप्टर को पढ़ रखा है। हम लोग आज बेसिकली एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड जो है, हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड जो है यानी कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। इसका पॉलीमर है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है? 3 कंपोनेंट। न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है और न्यूक्लियोटाइड 3 घटक से मिलकर बना है। एक तुम्हारा है पेंटोस शुगर, जिसको हिंदी में पेंटोस शर्करा कहा जाता है। दूसरा है आपका नाइट्रोजनी क्षार, जिसको N2 क्षार कहा जाता है या फिर इंग्लिश में N2 बेस कहा जाता है। और तीसरा जो कंपोनेंट है, तीसरा जो घटक है, वो है आपका फॉस्फोरिक अम्ल या फिर हम कह सकते हैं फॉस्फेट समूह। कौन सा समूह? फॉस्फेट समूह। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। इसका मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक अम्ल बनाया है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है 3 घटक से मिलकर बना है। एक है पेंटोस शर्करा जो कि 5 कार्बन का होता है, दूसरा है नाइट्रोजनी क्षार और तीसरा है फॉस्फेट समूह। या तो फिर हम कह सकते हैं फॉस्फोरिक अम्ल। और फॉस्फोरिक अम्ल को जो रिप्रेजेंट किया जाता है H3PO4 से, हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है। तो यहां पर मैं ऐड करता हूं, क्या ऐड करता हूं? मैं ऐड करता हूं कि जो पेंटोस शर्करा है, ये जो पेंटोस शर्करा है, ये जो पेंटोस शुगर है, जो कितना कार्बन का है? 5 कार्बन का। ये जो पेंटोस शर्करा है कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। वो जुड़ता है नाइट्रोजनी क्षार से। किससे? नाइट्रोजनी क्षार से। वो जुड़ता है फॉस्फोरिक अम्ल से। किससे? फॉस्फोरिक अम्ल से, या फिर कह सकते हैं फॉस्फेट समूह से। फॉस्फेट समूह से। अब ये जो पेंटोस शर्करा है नाइट्रोजनी क्षार के साथ जुड़ा, एक कंद बनाया, एक आबंध बनाया जिसका नाम है
एन ग्लाइकोसिडिक कंद या फिर आबंद या फिर बॉन्ड। हमने क्या कहा? एन, ये जो पेंटोस शर्करा है, ये जो पेंटोस शर्करा है वो किसके साथ? नाइट्रोजनी क्षार के साथ एक आबंध बनाता है जिसका नाम है एन ग्लाइकोसिडिक आबंध, या तो कंध कह लो या फिर आबंध कह लो। लेकिन अब बोलोगे तुम लोग कि सर ये जो पेंटोस शर्करा है ये तो फॉस्फेट समूह के साथ भी आबंध बनाता है। तो मैं इस आबंध का नाम बताना चाहूंगा। इस आबंध का नाम क्या था? एन ग्लाइकोसिडिक आबंध। और इस आबंध का नाम है फॉस्फो एस्टर आबंध। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? ये जो आपका पेंटोस शर्करा है नाइट्रोजनी क्षार के साथ मिलकर और फॉस्फेट समूह के साथ मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाया। लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक अम्ल बनाता है। तो इसका मतलब कि सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक अम्ल नहीं बनता, एक ही न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक अम्ल नहीं बनता, एक ही न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक अम्ल नहीं बनता। इसके लिए हमें एक से ज्यादा क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो मैं टेक्नोलॉजिया का यूज करता हूं, क्लोन कर देता हूं और इसको सीधा इसके जस्ट ऊपर में रखता हूं, इसके जस्ट ऊपर में रखता हूं। मैं चाहूंगा कि मैं और एक संरचना बनाऊं ताकि मैं एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड को दिखा सकूं। आई होप सभी को दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो हम थोड़ी देर में जूम करेंगे इसको, टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हो गया सिलेक्शन, ये हमने कर लिया। पहले तो थोड़ा सा मूव करूंगा नीचे की तरफ, फिर मैं कर लूंगा और थोड़ा नीचे करेंगे, मूव करेंगे नीचे की तरफ, और फिर मैं कर लूंगा क्लोन। और इस क्लोन को कहां उठाकर रखने वाला हूं? ऊपर रखने वाला हूं। कहां रखने वाला हूं? ऊपर रखने वाला हूं। थोड़ा मैं इसको नीचे करना चाहूंगा। अब ध्यान दो, अब यहां पर न्यूक्लियोटाइड की संख्या जो है वो कितना है? यहां जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या है कितना है? एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है और तीसरा न्यूक्लियोटाइड ये है। हमने कहा जब पेंटोस शर्करा फॉस्फेट समूह के साथ जुड़ता है, जब पेंटोस शर्करा नाइट्रोजनी क्षार से जुड़ता है तो ये न्यूक्लियोसाइड होता है, और न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट समूह के साथ जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे अटैच होगा? तो मैं कहूंगा और एक क्या लगेगा? फॉस्फो एस्टर आबंध लगेगा। अब फॉस्फो एस्टर आबंध की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। और 2 के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? डाई। तो इसलिए हम कह सकते हैं 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? फॉस्फोडाइस्टर आबंध या फिर बॉन्ड। अब हम क्या करते हैं? अब यहां पर ध्यान देना, फॉस्फेट समूह को हम जोड़ देते हैं किसके साथ? पेंटोस शर्करा के साथ। और कितना कार्बन के साथ जुड़ा होता है ये ऑलरेडी आपको पता है, इसलिए मैं दोबारा रिपीट करने नहीं जाऊंगा। ये जो फॉस्फेट समूह वो जुड़ जाता है किसके साथ? पेंटोस शर्करा के साथ। अब क्या हो गया?
एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, और ये जो तीन न्यूक्लियोटाइड है, ये जो तीन न्यूक्लियोटाइड है आपस में जुड़ा है। ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है बता, ये भी क्या है, फोस्फो एस्टर आबंध। अब यहां पर फोस्फो एस्टर आबंध की संख्या कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, फोस्फो डाई एस्टर आबंध। समझ में आई बात। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का श्रृंखला है, एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक अम्ल बनाता है, लेकिन ये जो न्यूक्लियोटाइड है आपस में कनेक्टेड होता है फॉस्फोडाइएस्टर आबंध द्वारा। यही ऑप्शन में लिखा था, ध्यान देना। थोड़ा मैं इसका साइज अगर छोटा कर दूं और अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, छोटा करने से हमको कुछ फायदा होने वाला है। अब नीचे वाला क्वेश्चन फिर मत देखो, ऊपर वाला ही देखना है, नीचे वाला देखना नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है ना, जिस चीज को मना किया जाता है बच्चा उसी चीज को करता है। अब यहां पे लिखा है न्यूक्लिक अम्ल में 2 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने वाला बंध है, पहला ऑप्शन है ग्लाइकोसिडिक बंध। तो हमने थोड़ी देर पहले कह दिया कि जो ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, ये जो ग्लाइकोसिडिक बंध होता है ये किसके किसके बीच में होता है, ये तुम्हारा पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार के बीच होता है। तो इसका मतलब ग्लाइकोसिडिक बंध नहीं होने वाला आंसर। दूसरा है फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जिसको फोस्फोडाइएस्टर बंध कहा जाता है। ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। यही क्या आंसर होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है। फिर है पेप्टाइड बॉन्ड, और हमको पता है पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो 2 अमीनो अम्ल को आपस में जोड़ता है, बहुत सारे अमीनो अम्ल को आपस में जोड़ता है ताकि आगे चलकर प्रोटीन का निर्माण हो सके। तो प्रोटीन में हमको पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलता है, और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ये अमीनो अम्ल के बीच में बनता है। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। बचा तुम्हारा हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन बंध बचा। तो मैं आपको बता दूं 2 नाइट्रोजनी क्षार के बीच, कितने नाइट्रोजनी क्षार के बीच, 2 नाइट्रोजनी क्षार के बीच कौन सा आबंध होने वाला है, हाइड्रोजन आबंध होने वाला है। कुछ कुछ नाइट्रोजनी क्षार के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कुछ कुछ के पास ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, मैं अभी आप सभी को देख पा रहा हूं, आप जो कोई भी मेरे क्लास में प्रेजेंट हो मैं सबको देख पा रहा हूं। अगर आप बदमाशी करोगे, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो फिर मैं पनिशमेंट, मेरे तरफ से आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो इसलिए लेक्चर को एंजॉय करना है, कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक पूछना है। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान देना। इसका साइज थोड़ा छोटा कर दे तो और बेहतर रहेगा। थोड़ा और छोटा हो जा, सिम छोटा हो जा। चलो बढ़िया है। क्वेश्चन है, जानवरों के शरीर में कौन सा पॉलीसेकेराइड संग्रहित होता है? विच पॉलीसेकेराइड इज स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी? तो आप सभी को इस आंसर को कमेंट करना है। ऑप्शन ए में है सेल्यूलोज, ऑप्शन बी में है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी में है स्टार्च, ऑप्शन डी में है इन्यूलिन। और हमने पहले ही कह रखा है स्टार्च को क्या कहा जाता है, मंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंड कहा जाता है। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करें, आंसर क्या होगा, मैं थोड़ा सा कमेंट देखना चाहूंगा। सेल्यूलोज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी इनुलिन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। यस, यू ऑल आर करेक्ट, ऑल आर नॉट करेक्ट, बट जिन्होंने भी ऑप्शन बी कहा वो सही है, क्योंकि हमको पता है कि जो प्राणी के शरीर में जो पॉलीसेकेराइड यानी कि बहुसर्कराइड होता है, पॉलीसेकेराइड यानी कि जो बहुसर्कराइड होता है, वो संग्रहित होता है किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। अगर यहीं पर अगर जानवरों के शरीर में ना पूछकर, प्राणियों के शरीर में ना पूछकर, एनिमल बॉडी में ना पूछकर, अगर प्लांट बॉडी में बोलता, पादप शरीर में बोलता, तो आंसर ग्लाइकोजन ना होकर मंड होने वाला था, स्टार्च होने वाला था। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अभी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। और हमने पढ़ा है ये जो सेलुलोज है, प्लांट का जो सेलवाल है, प्लांट के पास सेल है, और प्लांट का जो सेलवाल है, प्लांट सेल का जो सेलवाल है, वो सेल्यूलोज का बना है। और सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम? सेल्यूलेज। सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम? सेल्यूलेज। सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम? सेल्यूलेज। सेल्यूलेज है ना। हमने कह रखा है कि बायोलॉजी में ज्यादातर शब्दों के एंड में अगर एएससी लगा रखा हो तो कोशिश करना समझने का कि यह एंजाइम हो सकता है। सेल्यूलोज क्या है? ये जो पादप कोशिका का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना है, लेकिन अगर उस कोशिका भित्ति को तोड़कर पादप कोशिका से कुछ निकालना है तो हमको किसका यूज करना पड़ेगा? एक एंजाइम का, जिसका नाम है सेल्यूलेज। क्या नाम है? सेल्यूलेज। अगला क्वेश्चन, बनाओ टेंशन क्यों लेता है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ दिन पहले पढ़े थे इसको, आराम से बन जाएगा, टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ह्यूमन का जो एवरेज लाइफ स्पान है 60 से 65 साल का है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंजॉय करना है लाइफ के हर एक मोमेंट को, स्टडी के साथ साथ। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाकू बन गए हैं, आप पढ़ाई का कीड़ा बन गए हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। आप लोग कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 3 को क्या आंसर हो सकता है। मैं बोर्ड के बीच और आपके बीच बाधा बनने वाला नहीं हूं। इसका साइज अगर छोटा कर दूं तो अच्छा रहेगा। सभी कमेंट करें अपना आंसर, सभी कमेंट करें अपना आंसर, और सभी क्या करें? कोशिश करें ये जो भी क्वेश्चन मैं बोर्ड के सामने रख रहा हूं, आप अपने नोटबुक में इसका आंसर को लिखें। और जब लेक्चर का एंड हो तब आप कमेंट कर दें कि अगर टोटल मान लो 20 क्वेश्चन है तो 20 में से कितना आया आपको। अगर टोटल 32 क्वेश्चंस है तो 32 क्वेश्चंस में से आपको कितना आया। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा जवाब है। हमने थोड़ी देर पहले कह रखा कि प्रोटीन में अमीनो अम्लों के बीच कौन सा बंध पाया जाता है। तो हमने थोड़ी देर पहले कह रखा कि ग्लाइकोसिडिक बंध जो है वो पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार के बीच बनता है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए कभी भी नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध जो है दो नाइट्रोजनी क्षार के बीच पे बनता है। अगर मैं बात करूं एडेनिन का किसके साथ, थाइमीन के साथ बात करूं, तो ए हमेशा टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगर मैं ग्वानिन का साइटोसिन के साथ बात करूं तो ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन कितना हाइड्रोजन बॉन्ड? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होने वाला भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन में है पेप्टाइड बॉन्ड और चौथा ऑप्शन में है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और यहां पर आपका सही जवाब जो होने वाला है वो है पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको हिंदी में पेप्टाइड बंध कहा जाता है। और ये फॉस्फोडाइस्टर बंध क्यों नहीं होगा?
क्योंकि ये फॉस्फोडाइस्टर बंध जो है ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनता है, तभी न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। और न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक एसिड क्या है? इसको इंग्लिश में हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को ले जाता है। और ये जो न्यूक्लिक अम्ल है दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए, दूसरा आपका आरएनए। तो बताओ यहां पर आंसर क्या होने वाला, बताओ यहां पर आंसर क्या होने वाला, बताओ यहां पर आंसर क्या होने वाला, बताओ यहां पर आंसर क्या होने वाला है, बताओ। विच बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन एमिनो एसिड इन प्रोटीन्स? प्रोटीन में अमीनो अम्लों के बीच कौन सा बंध पाया जाता है? तो मैं कहूंगा पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। और आप सभी को पता होगा पेप्टाइड बॉन्ड जो है हमेशा कार्बोक्सिलिक समूह और अमीनो समूह के बीच में बनता है। और जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो क्या इलिमिनेट होता है? अपने को क्या, अपने को बस पानी निकालना है। जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है या फिर जब भी एस्टर बॉन्ड बनता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इलिमिनेट होते हैं। समझ में आई बात? और फॉस्फोडाइस्टर आबंध होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने कहा, अभी उसी का क्वेश्चन दिया है। आप सभी अपना आंसर को कमेंट करें, आप सभी अपना आंसर को कमेंट करें, आप सभी अपना आंसर को कमेंट करें। क्वेश्चन क्या है? Which of the following is a storage polysaccharide in plants? Which of the following is a storage polysaccharide in plants? पौधे में संग्रहित पॉलीसेकेराइड कौन सा है? पॉलीसेकेराइड यानी कि बहुसर्कराइड। पॉलीसेकेराइड यानी कि बहुसर्कराइड। क्या? बहुसर्कराइड। आप सभी ने अपना आंसर को सोच लिया होगा, अपने नोटबुक में लिख लिया होगा। और हमने थोड़ी ही देर पहले कहा कि अगर मैं बात करूं प्राणी में जो बहुसर्कराइड संग्रहित होता है वो ग्लाइकोजन होता है। लेकिन यहां पर ग्लाइकोजन की, यहां पर किसकी बात कर रहा है? प्राणी की बात नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पौधों की बात कर रहा है। और पौधों में क्या होता है? क्या ग्लाइकोजन होता है? क्या नहीं होता है? पादप का जो कोशिका भित्ति है, जो सेल वॉल है, पादप कोशिका का जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो सेल्यूलोज का बना है। ये भी आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होने वाला है स्टार्च, जिसको हिंदी में मंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंड। क्या कहा जाता है? मंड कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मंड। इनुलिन तो नहीं होगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, ध्यान दो, अपना आंसर दो, आंसर को सोचो। सामने जो सीट रखा है, सामने जो सीट रखा है, आपका जो नोटबुक रखा है या फिर कोई रफ कॉपी रखा हुआ है, उसमें क्या करना है? नंबरिंग करो और सामने में आंसर लिखते जाओ। और जितना सही होगा उतना लेक्चर के एंड में कमेंट कर देना है। क्वेश्चन क्या है? थोड़ा साइज और छोटा करके थोड़ा इधर करूं, दिखेगा तो? क्यों नहीं दिखेगा? हमको दिख रहा, आप लोगों को नहीं दिखेगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई। चलिए छोटा हो जाइए, सिम छोटा हो जाइए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्यूरिन बेस? निम्नलिखित में से कौन प्यूरिन बेस का उदाहरण है? अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं मैं उनके लिए कह देना चाहूंगा, यहां पे इंग्लिश का शब्द जो का त्यों हिंदी में लिख दिया गया है। और बेस को हमको पता है क्या कहा जाता है हिंदी में? क्षार। क्या कहा जाता है?
क्षार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्यूरीन बेस का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है एडेनिन, दूसरा है साइटोसिन, तीसरा है थाइमीन और चौथा है यूरेसिल। मैं आप सभी का कमेंट पढ़ना चाहूंगा। कौन क्या लिखता है, कौन क्या लिख रहा है, देख लूं। एडेनिन, 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 साइटोसिन, 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 एडेनिन, एडेनिन, थाइमीन। ये यूरेसिल को, यूरेसिल, यूरेसिल भाई क्या कर रहा है तुम लोग? इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने क्लास में डिस्कस किया था और आप बता नहीं पा रहे हो। देखना, इसका राइट आंसर होने वाला है निम्नलिखित में से कौन प्यूरीन बेस का उदाहरण है? याद है या भूल गए? ए जी, ए जी, ए जी, कट ये दीवो, ए जी कट, सी यू टी कट। अब ए जी क्या था? प्यूरीन था। क्या था? प्यूरीन। और कट क्या था? पायरिमिडिन। क्या था? पायरिमिडिन। एजी कट, एजी कट, एजी क्या था? प्यूरीन। हमने कहा था प्यूरीन नाम छोटा परंतु संरचना बड़ा। कितना रिंग का? डबल रिंग का। कितना रिंग का? डबल रिंग का। तो मैंने दिमाग में रखने के लिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देता हूं। ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, कंफ्यूज मत हो जाना। पायरिमिडिन नाम बड़ा परंतु संरचना छोटा। कितना रिंग का? एकल रिंग का, सिंगल रिंग का। तो इसका अगर मैं कंपेयर करूं प्यूरीन को पायरिमिडिन के साथ, तो किनका संरचना बड़ा होता है? प्यूरीन का बड़ा होता है और पायरिमिडिन का छोटा होता है। अब बोलोगे सर A4 क्या है? A4 एप्पल, हट। G4 गर्ल। क्या भाई तुम लोग कर क्या रहा है? या करने क्या आया है? मैं पूछ रहा हूं कि प्यूरीन का एग्जाम्पल जो है, कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार है, कौन कौन से N2 बेस है जो प्यूरीन में आता है? और आप बोल रहे, हमने पूछा A4 बोलता है एप्पल, G4 बोलता गर्ल। A4 एडेनिन होता है, एडेनिन, एप्पल नहीं होता है। इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हम लोग, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। समझ में नहीं आता तुम लोग को? A4 एडेनिन, A4 एडेनिन, A4 एडेनिन, A4 एडेनिन। यहां लिख दूं छोटा करके, क्योंकि हमने क्लास में पढ़ा है। G4 गुआनिन, G4 गुआनिन, C4 साइटोसिन, U4 यूरेसिल, T4 थायमिन, T4 थायमिन। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होने वाला है? प्यूरीन के अंदर तो दो ही नाइट्रोजनी क्षार आता है, एक एडेनिन दूसरा ग्वानिन। निम्नलिखित में से कौन प्यूरीन बेस का उदाहरण है? एक एडेनिन दूसरा ग्वानिन। लेकिन ये जो कट है, कट, कट ये दीवो, ये तुम्हारा उदाहरण है पायरिमिडिन का। क्या ये प्यूरीन है? यूरेसिल नहीं। क्या ये थाइमीन है? ये जो ये थाइमीन जो है क्या प्यूरीन है? नहीं, थाइमीन पायरिमिडिन है। क्या साइटोसिन जो है वो प्यूरीन है? नहीं, ये पायरिमिडिन है। तो प्यूरीन क्या होने वाला है? एडेनिन होने वाला है। क्या होने वाला है? एडेनिन होने वाला है। अगर ऑप्शन में एडेनिन के जगह ग्वानिन लिखा होता तो हम ग्वानिन आंसर को एक्सेप्ट करते। अगर एडेनिन की जगह ग्वानिन होता या फिर एडेनिन ग्वानिन दोनों ऑप्शन होता अलग अलग, तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन सी में ए तथा बी दोनों होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
न्यूक्लिक अम्ल में फॉस्फेट समूह और शर्करा के बीच कौन सा बंध होता है? चलिए कमेंट करिए, क्लास में हमने डिस्कस किया है, देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाता है। चलिए सिमरन कमेंट करिए अपना आंसर। श्रीमामई चलिए अपना आंसर कमेंट करिए। मौसमी अपना आंसर कमेंट करिए। करिए सर्वर जवाब दो भाई, अब जवाब नहीं दे पा रहे यार, कमेंट करो, हम कमेंट देखते हैं। आप लोग क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, मैं आपके सामने में नहीं हूं, सबको देख पा रहा हूं, मैं मन की आंखों से देख पा रहा हूं इसलिए भैया मेरे साथ कोई गड़बड़ी नहीं करना है, क्वेश्चन को बनाओ, हट जाता हूं मैं। द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप एंड सुगर इन न्यूक्लिक एसिड इज, न्यूक्लिक अम्ल में फॉस्फेट समूह और शर्करा के बीच कौन सा बंध होता है? न्यूक्लिक अम्ल में फॉस्फेट समूह और शर्करा के बीच कौन सा बंध होता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तीसरा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, चौथा है पेप्टाइड बॉन्ड। देखो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो भैया मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन आबंध जो होता है वो आपका दो नाइट्रोजनी क्षार के बीच होता है, और ये दो नाइट्रोजनी क्षार के बीच होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बंध बनाता है, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बंध बनाता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड बनता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये दोनों क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये दोनों क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन यहां पे पूछ रहा है न्यूक्लिक अम्ल में फॉस्फेट समूह और शर्करा के बीच कौन सा बंध होता है? तो ये तो हाइड्रोजन बंध कभी जिंदगी में नहीं होगा। पेप्टाइड बंध तो अमीनो अम्ल के बीच बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स। ये हमने एक क्वेश्चन भी कर रखा था, इफ देयर आर 200 अमीनो एसिड्स देन हाउ मेनी bonds, which bond? Peptide bonds are present. तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए जो नंबर ऑफ एमिनो एसिड है -1 कर देते हैं। नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितना? 200 -1, इसका मतलब 199 आंसर होगा। तो यहां पर आपका ग्लाइकोसिडिक बंध भी नहीं होने वाला आंसर, ग्लाइकोसिडिक बंध भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सभी को पता है ग्लाइकोसिडिक बंध जो बनता है वो पेंटोस शुगर, अभी मैं डिटेल में स्ट्रक्चर बनाने जाऊंगा नहीं, सिर्फ दिखाऊंगा कि 5 कार्बन है, ले भैया 5 कार्बन है, ये ले फास्फोरस, ये देख ले, ये मैं लिख दिया N2 क्षार। क्या लिख दिया? N2 क्षार। क्या लिख दिया? N2 क्षार। तो ये जो ग्लाइकोसिडिक अवंध है ये पेंटोस, शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार के बीच में बनता है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी नहीं होगा। रही बात ऑप्शन बी को देखते हैं। क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल में फॉस्फेट समूह और शर्करा के बीच कौन सा बंध होता है? न्यूक्लिक अम्ल में फॉस्फेट समूह यानी कि इस फॉस्फोरस की बात कर रहा है, और दूसरा शर्करा के बीच कौन सा बंध होता है? शर्करा के बीच। अगर मैं यहां पे मान लो बना दूं पेंटो शर्करा बना दूं, और यहां पे मैं कार्बन ये फास्फोरस बना दूं, तो ये पहला दूसरा तीसरा कार्बन का यहां पे मैं लाके अटैच करता हूं, और यहां पे और एक N2 क्षार लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? N2 क्षार लिख देता हूं। देखो क्या हुआ, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर आबंध बनता है। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर आबंध बनता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है न्यूक्लिक अम्ल में फॉस्फेट समूह
और शर्करा के बीच कौन सा बंध होता है? ये फॉस्फेट समूह है और शर्करा के बीच, ये शर्करा दूसरा ये शर्करा, उस हिसाब से बी ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से बी ही होना चाहिए फॉस्फोडाइस्टर अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में फॉस्फेट समूह और शर्करा के बीच कौन सा बंध होता है? यहां पे न्यूक्लिक अम्ल ना लिखकर अगर न्यूक्लियोटाइड लिखता तो मैं फॉस्फोएस्टर आबंध के साथ जाता, और यहां पर कहीं भी फॉस्फोएस्टर आबंध नहीं है, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल में बोला है। किस में बोला है? न्यूक्लिक अम्ल में बोला है। और क्वेश्चन है क्या? चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आई होप सभी से बन रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड उभय गुणधर्मी होता है? पहला ऑप्शन है ट्राइग्लिसराइड, दूसरा ऑप्शन है वैक्स, तीसरा ऑप्शन है फोस्फोलिपिड और चौथा ऑप्शन है स्टेरॉइड्स। निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड उभय गुणधर्मी होता है? इसको हमने डिटेल में पढ़ रखा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, कोशिका जीवन की इकाई में, जो कि चैप्टर नंबर 8 था। याद है जब हमने प्लाज्मा झिल्ली का कंपोजिशन को देखा था, उसमें हमने देखा था लिपिड द्विसतह, लिपिड बाइलेयर, जिसमें हमने क्या देखा था? लिपिड को देखा था, लिपिड का अरेंजमेंट को देखा था। वो अरेंजमेंट क्या था? ऐसे था। इसको हमने नाम दिया था चंगू मंगू, चंगू मंगू, चंगू मंगू। दिख रहा होगा आप लोग को? चंगू मंगू, चंगू मंगू, चंगू मंगू, चंगू मंगू। ये देख लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर ऐसे दिखाए थे हम, लिपिड बाइलेयर ऐसे दिखाए थे। याद है हमने क्या कहा था कि जो लिपिड का अणु है, लिपिड के जो मॉलिक्यूल है, उनके पास दो पार्ट है, एक हेड है और दूसरा टेल है, लेग्स है। एक हेड दिख रहा होगा, दूसरा टेल दिख रहा होगा। हेड को वाटर से लव है, हेड को वाटर से क्या है? लव है। तो ये जो पार्ट है इसको हमने नाम दिया था हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, फिलिक। और ये जो लेग्स है, ये जो लेग्स दिख पा रहा होगा आपको, दिख रहा है ना लेग्स? ये जो आपको लेग्स दिख रहा होगा ये वाला, इसको वाटर से हेट है, वाटर से क्या है? हेट है, हेट, वाटर से हेट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक। फोबिया मतलब डर होता है, फोबिक मतलब डर होता है, हाइड्रो मतलब वाटर होता है। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक जो वर्ड यूज हुआ है लव के लिए हुआ है। इसका मतलब हेड को वाटर से लव है और जो टेल है, जो लेग्स है, उसको वाटर से हेट है। एक मूवी आपने देखा होगा, कौन सा मूवी? भूल भुलैया। जब राजपाल यादव अक्षय कुमार के पास आता है, अक्षय कुमार एक डॉक्टर रहता है, एक शहर से आता है तो राजपाल बोलता है क्या मैं पागल हो गया हूं? राजपाल यादव तो बोलता, डॉक्टर साहब बोलता है मेरे पास इलाज है, तुमको किससे बचना है? पानी से बचना है। पानी कूदा, पानी कूदा, पानी कूदा। निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड उभय गुणधर्मी है? यानी कि कौन सा लिपिड है जिसके पास, उभय का मतलब दो होता है, उभय का मतलब क्या होता है? दो होता है। उभय का मतलब दो होता है, दो गुण वाला, है ना? एक तो एक पार्ट को जल से प्यार है, लव है, लव एंड अफेक्शन है, और दूसरे पार्ट को वाटर से क्या? हेट है।
एक पार्ट को हमने हाइड्रोफोबिक कहा, एक पार्ट को हमने हाइड्रोफिलिक कहा, और ये हम किस में बोलते हैं? फोस्फोलिपिड में। और ये जो प्लाज्मा झिल्ली का जो कंपोजिशन है उसमें फोस्फोलिपिड है या नहीं है? है। जब हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था, जब हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसका था? सिंगर एंड निकोलसन का, सिंगर एंड निकोलसन का। इसका राइट आंसर जो होने वाला है, क्या ट्राइग्लिसराइड होगा? नहीं होगा। ट्राइग्लिसराइड जो बना था हम लोग डिस्कस किए हैं, जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ बॉन्ड बनाता है, अगर एक फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ बॉन्ड बनाया तो मोनोग्लिसराइड, दो फैटी एसिड यानी कि वसा अम्ल अगर एक ग्लिसरॉल के साथ बॉन्ड बनाया तो डाइग्लिसराइड, अगर तीन फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ बॉन्ड बनाया तो ट्रीग्लाइसराइड। ट्रीग्लाइसराइड, ट्राइग्लाइसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। ट्राई मतलब थ्री, ट्री नहीं, ट्राई। ट्री मतलब प्लांट हो जाता है, ट्री प्लांट हो जाता है, तो ट्राई है, ट्राई नो ट्री। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका सुने होंगे। वैक्सेज इसका गलत हो जाएगा। फोस्फोलिपिड करेक्ट आंसर है, और इसको हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था। स्टेरॉइड्स नो, गलत है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में? क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, तो जल्दी जल्दी बनाइए, ज्यादा टाइम मत लगाइए, अपना आंसर को कमेंट करिए। मतलब पूरा टाइम एक ही क्वेश्चन में लगा देना है क्या? और भी तो क्वेश्चंस है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना, कैसे होगा? इतना स्लो रहेंगे तो आप थोड़ा स्पीड लिखने का आदत डालो। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बेस डीएनए में नहीं पाया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग बेसेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। तो हमने कहा था प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। दो टाइप का N2 बेस था, प्यूरिन में AG और पायरिमिडीन में कट, ये दी वो कट, A4 एडेनिन, G4 ग्वानिन, C4 साइटोसिन, U4 यूरेसिल, T4 थाइमिन। अब बताओ, हमने कहा था एडेनिन जो है वो डीएनए में भी मिलेगा और आरएनए में भी मिलेगा, एंड आरएनए में। ग्वानिन भी डीएनए और आरएनए दोनों में मिलेगा। साइटोसिन भी डीएनए और आरएनए दोनों में मिलेगा। लेकिन अगर मैं यूरेसिल की बात करूं, केवल किस में मिलेगा? आरएनए में मिलेगा, डीएनए में नहीं मिलेगा। अगर मैं थाइमिन की बात करूं, केवल किस में मिलेगा? डीएनए में मिलेगा, आरएनए में नहीं मिलेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा बेस डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में एडेनिन तो डीएनए आरएनए दोनों में मिलता है, ग्वानिन तो डीएनए आरएनए दोनों में मिलता है, थाइमिन तो डीएनए में मिलता है। और क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेस डीएनए में नहीं पाया जाता, तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरेसिल। क्या हो जाएगा? यूरेसिल, U4 यूरेसिल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी जल्दी करिए, टाइम मत लगाइए, तो जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए ना। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस रिप्रेजेंट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का श्रेष्ठ उदाहरण कौन है? तो हमने कहा था प्रोटीन जो होता है वो 4 टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। प्रोटीन 4 प्रकार के हैं, उनके संरचना के आधार पर, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय और चतुर्थ। और हमने कहा था जो सेकेंडरी वाला है, सेकेंडरी प्रोटीन है, वो 2 टाइप का होता है, एक अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लीटेड सीट, बीटा सीट।
तो ए में लिखा है अल्फा हेलिक्स, या अल्फा लिखा है, ए ने लिखा अल्फा लिखा है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीट। ऑप्शन बी में लिखा है रैंडम क्वाइल, ऑप्शन सी में लिखा है ग्लोब्यूलर संरचना, और ऑप्शन डी में लिखा है डाइसल्फाइड ब्रिज। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है ना। हमने बात किया था जो सबसे सरल जो प्रोटीन था वो था तुम्हारा प्राथमिक प्रोटीन, जिसको प्राइमरी प्रोटीन कहा जाता है, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो था, सबसे ज्यादा जटिल जो था वो था क्वाटर्नरी प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थ प्रोटीन। आगे 10 नंबर बनाइए, क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए, तो बनाइए, कमेंट करिए अपना आंसर। नेम द नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट ओनली इन आरएनए एंड नॉट इन डीएनए। कौन सा ऐसा नाइट्रोजनस बेस है जो सिर्फ आरएनए मिलता है, डीएनए में नहीं मिलता? थोड़ी देर पहले हमने बात किया। ऑप्शन ए में साइटोसिन, ऑप्शन बी में थायमिन, ऑप्शन सी में यूरेसिल, ऑप्शन डी में एडेनिन। आरएनए में उपस्थित वह नाइट्रोजन बेस बताइए जो डीएनए में नहीं पाया जाता। तो हमने कहा था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा क्या? कभी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए होगा क्या? कभी भी नहीं होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि साइटोसिन जो है वो डीएनए में भी मिलता है और आरएनए में भी मिलता है। थायमिन केवल डीएनए में मिलता है, यूरेसिल केवल आरएनए में मिलता है, एडेनिन डीएनए और आरएनए दोनों में मिलता है, डीएनए एंड आरएनए दोनों में मिलता है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? आरएनए में उपस्थित वह नाइट्रोजन बेस बताइए जो डीएनए में नहीं पाया था, सिर्फ आरएनए मिलता है। तो सिर्फ आरएनए में क्या मिलता है? यूरेसिल। क्या मिलता है? यूरेसिल। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का निर्माण खंड है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन? पहला ऑप्शन है मोनोसेकेराइड, दूसरा ऑप्शन है एमिनो एसिड्स, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड्स, और चौथा ऑप्शन है फैटी एसिड। क्वेश्चन एक बार फिर से, क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का निर्माण खंड है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स? ऑप्शन ए मोनोसेकेराइड, ऑप्शन बी में है एमिनो एसिड, ऑप्शन सी में है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन डी में है फैटी एसिड। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, हमने कहा था ये जो प्रोटीन है वो किसका बहुलक है? इसका बहुलक है अमीनो अम्ल का बहुलक है। किसका बहुलक है? अमीनो अम्ल का। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। मोनोसर्कराइड जो है, बहुसर्कराइड जो है वो मोनोसर्कराइड का बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड जो है ये खुद मोनोमर है जो न्यूक्लिक अम्ल बनाता है। ये जो फैटी अम्ल है, फैटी एसिड जो है वो किसके साथ जुड़ता है? ग्लिसरॉल के साथ, और बनाता है लिपिड। क्या बनाता है? लिपिड बनाता है। क्या बनाता है? लिपिड बनाता है। और लिपिड क्या है? जैव अणु है। लिपिड क्या है? जैव अणु है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डीएनए इज डिफरेंट फ्रॉम आरएनए बिकॉज डीएनए हैज। हमने कहा था कि अगर मैं डीएनए और आरएनए को कंपेयर करूं, डीएनए और आरएनए को क्या करूं? कंपेयर करूं। तुम लोग बनाओ पहले आंसर, तुम लोग बनाओ, तुम लोग को समय मिल रहा है, बनाओ, तुम लोग बनाओ, तुम लोग को अतिरिक्त समय दिया जा रहा है बनाने के लिए, बनाओ, बनाते जाओ, रुकना नहीं, बनाओ। अगर मैं आपसे कहूं बन गया, बढ़िया आंसर। ऑप्शन ए में राइबो शुगर, ऑप्शन बी में यूरेसिल, ऑप्शन सी में डीऑक्सीराइबो शुगर, ऑप्शन डी में सिंगल स्ट्रैंड। क्या लिखा है? डीएनए इज डिफरेंट फ्रॉम आरएनए बिकॉज डीएनए हैज, यानी कि डीएनए आरएनए से अलग है क्योंकि डीएनए में होता है। नाम ही देख लो ना, डीएनए का फुल फॉर्म क्या नाम है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में कौन सा शुगर मिलता है? कौन सा शुगर मिलता है? डीऑक्सी राइबो शुगर। क्या राइबो शुगर डीएनए मिलता है? नहीं मिलता है। राइबो शुगर डीएनए में नहीं, आरएनए में मिलता है। राइबो शुगर इज नॉट फाउंड इन डीएनए, इट इज फाउंड इन आरएनए।
बट डीऑक्सी राइबोस शुगर इज फाउंड इन डीएनए। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाया जाता है। तो इसका मतलब यहां पर क्या होने वाला है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा, या फिर इंग्लिश में जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं। देख लो यहां पे क्या लिखा है, डीएनए आरएनए से अलग है क्योंकि डीएनए में होता है। राइबोस शर्करा डीएनए में होता है क्या? नहीं होता। क्या यूरेसिल डीएनए में होता है क्या? नहीं होता है। यूरेसिल केवल आरएनए में होता है। हालांकि एडेनिन जो है डीएनए आरएनए दोनों में है, ग्वानिन जो है डीएनए आरएनए दोनों में है, साइटोसिन जो है डीएनए आरएनए दोनों में है, लेकिन थाइमिन जो है केवल डीएनए में है, और यूरेसिल जो है केवल आरएनए में है। दे अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किए, वही क्वेश्चन पूछ दिया। चलो बना जल्दी, कमेंट करो। न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ, बताओ। पहला ऑप्शन है शुगर प्लस बेस, शर्करा प्लस क्षारक। दूसरा है शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, शर्करा क्षारक प्लस फॉस्फेट। शुगर प्लस फॉस्फेट, शर्करा प्लस फॉस्फेट, बेस प्लस फॉस्फेट, क्षारक प्लस फॉस्फेट। कितना आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है बताओ? चलिए कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या है? क्या आंसर है? ए? भाई नशा करके आया क्या? ए क्यों बोल रहा है? बी, बी, सी, ए क्यों बोल रहा है भाई तुम यार? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। हमने कहा था न्यूक्लियोटाइड जो है 3 घटक से मिलकर बना है, पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट समूह, या फिर फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल का जो केमिकल फार्मूला है H3PO4 है। H3PO4 है। ये जो ए बोल रहा था ना मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने भी ए कह रहा था, कह रहा था ए, तो ये शर्करा और क्षारक है ना, क्षारक। शर्करा, शुगर मतलब शर्करा, और बेस मतलब क्षार। कौन सा क्षार की बात कर रहा है? N2 क्षार की बात कर। कौन सा क्षार की बात कर रहा है? N2 क्षार की बात कर रहा है। तो दोनों मिलकर तो न्यूक्लियोसाइड बना रहा था। क्या बना रहा था? न्यूक्लियोसाइड। लेकिन यहां पे न्यूक्लियोसाइड पूछा है क्या? नहीं पूछा है। यहां पे न्यूक्लियोटाइड पूछा है। क्या पूछा है? न्यूक्लियोटाइड पूछा है। अगर न्यूक्लियोसाइड में अगर आप क्या जोड़ दें? फॉस्फेट समूह। क्या जोड़ दें? फॉस्फेट समूह, तो बन जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पे शर्करा, पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार, फॉस्फेट समूह। ठीक है, शर्करा प्लस फॉस्फेट नहीं, गलत है। सी गलत है, डी गलत है। बेस और फॉस्फेट कैसे जुड़ेगा भाई? पता नहीं क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। चलिए आगे बढ़िए। कहाँ चले गया? कहाँ चले गया बाबू? छोटा हो जा, सिम सिम छोटा हो जा, सिम सिम छोटा हो जा। ये 17 कहाँ चले गया? 7 कहाँ चले गया? ये कहाँ चले गया? इधर चले गया। तो बना लिए, बना लिए ना, बना लिए। तो नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज। सही हुआ उधर गया था तो। ये वाला क्वेश्चन, ये नीचे वाला, ऊपर वाला को देखो, नीचे वाला को मत देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विसैकराइड है? विच अमंग द फॉलोइंग इज ए डाइसैकराइड? ऑप्शन ए में है ग्लूकोज, ऑप्शन बी में है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी में है सुक्रोज, और ऑप्शन डी में है गैलेक्टोज। ग्लूकोज तो मोनोसैकराइड है भाई। ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकराइड है। द्विसैकराइड पूछ रहा है, डाइसैकराइड क्या बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? डाइसैकराइड का, डाइसैकराइड का। इसकी बात कर रहा है? डाइसैकराइड का। इसकी बात कर रहा है? डाइसैकराइड का। लो हो गया बोर्ड क्या? चलिए यहाँ ध्यान लिखते हैं ना।
किसकी बात कर रहा है ना, डाइसल्फाइड का। किसकी बात कर रहा है, डाइसल्फाइड का, डाइसल्फाइड का। किसकी बात कर रहा है, डाइसल्फाइड का। समझे? तो ग्लूकोज क्या है, मोनोसल्फाइड है। तो ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या है, देखा होगा, C6H12O6। कौन सा शर्करा में आया था, मोनोसल्फाइड में। किसमें, हेक्सोज में आया था। किसमें आया था, हेक्सोज में आया था। ग्लूकोज, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का भी जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है तुम्हारा, C6H12O6। बस डिफरेंस होता है किसका, फंक्शनल ग्रुप का। किसका, फंक्शनल ग्रुप का। ग्लूकोज में मिलता है एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रक्टोज में मिलता है कीटोन ग्रुप। फिर आ जाते हैं हम किसमें, सुक्रोज में, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो है ये भी मोनोसल्फाइड है। ये भी क्या है, मोनोसल्फाइड है। ये भी मोनोसल्फाइड है। गैलेक्टोज भी क्या है, मोनोसल्फाइड है। इसका मतलब डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, बचा क्या, सुक्रोज। बोलो सर सुक्रोज किससे बना है, तो मैं कहूंगा दो मोनोसल्फाइड से मिलकर बना है। एक का नाम है ग्लूकोज और दूसरे का नाम है फ्रक्टोज। क्या नाम है, फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर क्या बना है, डाइसैकेराइड, जिसको डाइसल्फाइड भी कहा जाता है। और जो कि किसके अंदर आता है, ओलिगोसैकेराइड के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, ओलिगोसैकेराइड के अंदर आता है। हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के हैं। अगर एक है तुम्हारा, एक यानी कि मोनोमर है, एक यूनिट है, तो इसको हम लोग मोनोसैकेराइड बोलते हैं। दो आपस में कनेक्टेड है, 2 से लेकर अगर 10 यूनिट आपस में कनेक्टेड है, 2 से लेकर 10, उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। और 10 से ज्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्चेज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना आपको। ये क्वेश्चन नंबर 15 होने वाला है। अभी आपका लेक्चर इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। लेक्चर जो है इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। आप लीजिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। राज सर हमको क्लास लेने दीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखना है। वह एंजाइम जो स्टार्च को तोड़ता है। पहला ऑप्शन है लिपेज। अरे भाई क्या लिख रहा है यार, लिपेज, लिपेज, लाइपेज लिखो ना, लिपेज क्यों लिख रहा है। दूसरा है एमाइलेज, दूसरा है तुम्हारा एमाइलेज, और तीसरा है तुम्हारा प्रोटीएज, और चौथा है तुम्हारा न्यूक्लियेज। यहां पर जितना भी है, यहां पर जितना भी है सब एंजाइम है। यहां पर जितना भी है सब क्या है, एंजाइम है। वो एंजाइम जो स्टार्च को तोड़ता है, यहां पर जितना भी है एंजाइम है। क्यों है, क्योंकि जिस बायोलॉजी में जिस वर्ड के एंड में एसी लगा है उसको एंजाइम कहा जाता है एज ए सफिक्स। अगर बायोलॉजी के कोई वर्ड है, जनरली देखा जाता है उसके एंड में एसी लगा है तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, वो जनरली क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो यहां पे देखो लाइपेज भी एंजाइम है ना, एमाइलेज भी क्या एंजाइम है, प्रोटीएज भी क्या है, एंजाइम है, और न्यूक्लियेज भी क्या है, एंजाइम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो स्टार्च है जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। मन नहीं बोलते, मंड बोलते हैं। स्टार्च को इंग्लिश में हम लोग, सॉरी, स्टार्च को जो है इंग्लिश शब्द है जिसको हिंदी में मंड कहा जाता है। और स्टार्च जो है क्या है, स्टार्च जो है एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट है। अगर आपको स्टार्च को तोड़ना है, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है तो कौन सा एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, आपको ऑलरेडी पता होगा, जिसका नाम है एमिलेज। क्या नाम है, एमिलेज। इसका राइट आंसर होने वाला है एमिलेज। क्या होने वाला है, एमिलेज। वह एंजाइम जो स्टार्च को तोड़ता है। लाइपेज किसको तोड़ेगा, लिपिड को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा, लाइपेज किसको तोड़ेगा, लिपिड को तोड़ेगा। क्या किसको तोड़ेगा, लिपिड को, लाइपेज लिपिड। प्रोटीएज किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को, प्रोटीन का पाचन करेगा। न्यूक्लियस किसका करेगा, न्यूक्लिक अम्ल का। किसका, न्यूक्लिक अम्ल का।
न्यूक्लियस भी दो टाइप का होता है, एक डीएनएज, दूसरा तुम्हारा आरएनएज, दूसरा तुम्हारा आरएनएज। देखो ना एंड में एसी लगा हुआ है ना, एंड में एसी लगा हुआ है ना, एंड में एसी लगा हुआ है ना, ध्यान दो इधर, ध्यान दो, एंड में क्या लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, एंड में क्या लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, एसी नहीं एसी, एसी नहीं एसी। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एमिलेज, ऑप्शन नंबर बी एमिलेज। एंजाइम्स आर, क्वेश्चन नंबर 16, आपको मैं कुछ समय देना चाहूंगा, आई होप आप लोग इस समय का सदुपयोग करेंगे। ये मेरा टाइमर, ये मेरा टाइमर, ये हमने टाइमर ऑन कर दिया। टाइमर जो होने वाला है वो कितना सेकंड का होने वाला है, 15 सेकंड का होने वाला है। पहले तो मैं ढक लेता हूं ताकि तुम लोग को दिखे नहीं तो आंसर दे दोगे क्वेश्चन टाइमर देने से पहले। टाइमर को इधर मूव कर देता हूं। अभी बेल बजेगा, बेल बेल बजने वाला है। क्या बजने वाला है, बेल बजने वाला है। क्या बजने वाला है, बेल बजने वाला है। चलिए, उम्मीद है सभी ने बना लिया होगा। क्वेश्चन है एंजाइम होते हैं, पहला ऑप्शन है उत्प्रेरक जिसको इंग्लिश में कैटलिस्ट कहा जाता है, दूसरा है रिएक्टेंट जिसको अभिक्रियावन या फिर अभिकारक कहा जाता है। रिएक्टेंट के लिए एक वर्ड यूज होता है, रिएक्टेंट के लिए एक वर्ड यूज होता है, रिएक्टेंट के लिए एक वर्ड यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं, रिएक्टेंट के लिए एक वर्ड यूज होता है। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, हम डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, अगर आप चले जाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आप एक बार डिस्टर्ब नहीं किए, 5-6 बार डिस्टर्ब किए। अब बाहर का एसी चालू करके बैठिए ना। ध्यान भटक जाता है ना। राज सर परेशान करने आए थे हमको, हम डांट के भगा दिए। अब बताओ ना, तुम्हारे और मेरे बीच का कनेक्शन है, बीच में कोई दूसरा आएगा तो हम बर्दाश्त करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। राज सर को डांट के भगा दिए और डर भी गए, हम तो मजाक में डांटे। एंजाइम्स आर, एंजाइम होते हैं, पहला ऑप्शन है उत्प्रेरक, दूसरा है अभिक्रियावन जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक जिसको इंग्लिश में रिएक्टेंट कहा जाता है, तीसरा है उत्पाद जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और चौथा इनहिबिटर जिसको अवरोधक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि एंजाइम क्या होता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। जो अभिक्रिया का दर है, जो उत्पाद बनने का दर है, उसको बढ़ाता है कौन, एंजाइम। कौन, एंजाइम। ठीक है, आगे बढ़े। डीएनए होता है, डीएनए होता है, क्वेश्चन नंबर 17 है, डीएनए होता है। पहला ऑप्शन है सिंगल स्ट्रैंडेड, दूसरा है डबल स्ट्रैंडेड, तीसरा है ट्रिपल स्ट्रैंडेड, चौथा है नन, इनमें से कोई नहीं। एकल सूत्रीय, द्विसूत्रीय, त्रिसूत्रीय। एक बात बता दूं, डीएनए जनरली जो होता है सामान्यतः क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, द्विसूत्रीय होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, द्विरज्जु की होता है। ये देखना, ये मैं बनाना चाहूंगा किसको, डीएनए को। यहां ध्यान देना, ये मैं क्या बना रहा हूं, डीएनए बना रहा हूं। डीएनए यहां पे कितना रज्जु दिखाया हमने, 2 दिखाया। एक का दिशा क्या है, 3, 5। दूसरा यहां 5 लिख दूं तो यहां पे 3। और 2 जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, उसको जोड़ने का काम कौन करता है, हाइड्रोजन आबंध। कौन करता है, हाइड्रोजन आबंध। कौन करता है, हाइड्रोजन आबंध। ये यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक एक टर्न होता है। क्या होता है, एक टर्न होता है, जिसको पीच कहा जाता है, पीच कहा जाता है। और इसमें कितने क्षार युग्म होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बताओ डीएनए एकल रज्जु की है, द्विरज्जु की है, द्विरज्जु की है ना। लेकिन डीएनए क्या है, द्विरज्जु की है। सामान्यतः डीएनए क्या है, द्विरज्जु की है।
जब डीएनए को आरएनए के बीच में, डीएनए और आरएनए के बीच में अंतर पूछा जाता है तो डीएनए सामान्यतः द्विरज्जुकी होते हैं और आरएनए सामान्यतः एकल रज्जुकी होते हैं। डीएनए में थायमीन पाया जाता है, आरएनए में थायमीन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए कम क्रियाशील अत्यधिक स्थिर होता है, आरएनए जो है ज़्यादा क्रियाशील कम स्थिर होता है। अगर हम डीएनए और आरएनए को कंपेयर करें तो दोनों में से जो बेटर जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डीएनए है। क्या है? डीएनए है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18, लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। पहला ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक, जल आकर्षक। दूसरा है हाइड्रोफोबिक, इसको कहा जाता है जल विकर्षक। तीसरा है एम्फोटेरिक। चौथा है कोई नहीं। तो हमने थोड़ी देर पहले कहा लिपिड जो होता है उसमें दो भाग होता है, चाहे तुम कोशिका झिल्ली को देख लो, सेल मेम्ब्रेन को देख लो, प्लाज्मा झिल्ली को देख लो। उसमें हमने देखा था क्या है तुम्हारा, ये क्या है? लिपिड है। क्या है? लिपिड है। क्या है? लिपिड है। और इस लिपिड में हमने कौन सा भाग देखा? हेड वाला भाग देखा, सिर वाला भाग देखा, और कौन सा भाग देखा? टेल वाला। हेड को जो है वाटर से लव होता है। किससे लव होता है? वाटर से लव होता है। वाटर से लव होता है। और लव के लिए एक वर्ड यूज होता है, फिलिक। कौन सा वर्ड? फिलिक। और जो टेल है जिसको वाटर से क्या होता है? टेल को वाटर से हेट होता है। वाटर से क्या होता है? हेट होता है। टेल को वाटर से क्या होता है? हेट होता है, नफरत होता है। टेल को वाटर से क्या होता है? हेट होता है, नफरत होता है, हेट होता है। अब टेल को वाटर से हेट है तो इसका मतलब एक ही लिपिड के मॉलिक्यूल में हाइड्रोफोबिक भी पार्ट है और हाइड्रोफिलिक भी पार्ट है। तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है एम्फोटेरिक। क्या होता है? एम्फोटेरिक। उभय अणु, उभय अणु, उभय गुण अणु, उभय गुण अणु, उभय अणु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। एंजाइम्स आर मोस्टली, एंजाइम्स आर मोस्टली, एंजाइम मुख्यतः होते हैं। पहला ऑप्शन है लिपिड, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, और चौथा ऑप्शन क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो मैं आपको बता दूं, ये तो लगभग 2-3 दिन पहले ये लेक्चर मैंने कराया था क्लास में। क्वेश्चन क्या है? एंजाइम मुख्यतः होते हैं। ऑप्शन ए में है लिपिड, ऑप्शन बी में है प्रोटीन, ऑप्शन सी में है कार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन डी में है न्यूक्लिक एसिड। तो मैं आपको बता दूं कि एंजाइम मुख्यतः प्रोटीनियस होता है। एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। क्या एंजाइम लिपिड के बने होते हैं? नहीं। क्या एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं? नहीं। क्या एंजाइम न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं? तो हां, वो एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्या है? अपवाद है। एक एंजाइम है जिसका नाम है राइबोजाइम। क्या नाम है? एक एंजाइम है जिसका नाम है राइबोजाइम। क्या नाम है? राइबोजाइम। राइबोजाइम। एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है? राइबोजाइम है, जो कि किसका बना है? आरएनए का बना है। किसका बना है? आरएनए का बना है। क्या आरएनए प्रोटीन है? क्या नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन क्या है? एंजाइम मुख्यतः होते हैं, तो एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन युक्त होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन इसका अपवाद है तुम्हारा, एक एंजाइम है जिसका नाम है राइबोजाइम, जो कि किसका बना है? आरएनए का बना है। किसका बना है? आरएनए का बना है। लेकिन मैं यहां पर आपको क्या बता रहा, क्वेश्चन में क्या है? एंजाइम मुख्यतः बने होते हैं, तो हमको किसके साथ जाना पड़ेगा? प्रोटीन के साथ जाना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। किसकी तरफ आ जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्या लिखा है? ट्राइग्लिसराइड्स आर फॉर्म्ड बाय। ट्राइग्लिसराइड किससे बनते हैं? ट्राई 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 मतलब 3। ट्राई मतलब 3। 3 क्या था? वसा-अम्ल था ना। 3 क्या था? वसा-अम्ल था। 3 क्या था? वसा-अम्ल था। ट्राई मतलब क्या है भाई? 3 है। ट्राई मतलब क्या है? 3 है। तो पहला ऑप्शन में क्या है? ग्लिसरोल और 3 वसीय अम्ल। दूसरा ऑप्शन है अमीनो अम्ल, तीसरा है मोनोसर्कराइड, चौथा है न्यूक्लियोटाइड। भाई न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल बनाता है, तो ये गलत हो जाएगा। मोनोसर्कराइड बहुसर्कराइड बनाता है, गलत हो जाएगा ये। बहुत सारा मोनोसर्कराइड मिलकर बहुसर्कराइड बनाता है। बहुत सारा अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन।
बचा तुम्हारा ये ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। याद होगा हमने बनाया था ग्लिसरॉल, जिसको हमने कहा था प्रोपेन 1,2,3 ओल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल कहा था ना ग्लिसरॉल को। और ग्लिसरॉल अगर एक फैटी एसिड के साथ मिले, ग्लिसरॉल किसके साथ, ग्लिसरॉल अगर हमने बात किया है, क्या बात किया है, ग्लिसरॉल अगर एक फैटी एसिड के साथ मिले, कितना फैटी एसिड के साथ, एक फैटी एसिड के साथ, कितना फैटी एसिड के साथ, एक फैटी एसिड के साथ, ग्लिसरॉल अगर एक फैटी एसिड के साथ मिले तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, मोनोग्लिसराइड। क्या बनाएगा, मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड। अगर ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड के साथ मिले, अगर ग्लिसरॉल 2 वसी अम्ल के साथ मिले, 2 फैटी एसिड के साथ मिले, तो डो के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, डाइग्लिसराइड। क्या होता है, डाइग्लिसराइड। अगर ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड के साथ मिले, ग्लिसरॉल कितना, 3 फैटी एसिड के साथ, 3 फैटी एसिड के साथ, फैटी एसिड के साथ, इसको हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, ट्राइग्लिसराइड। क्या नाम देते हैं, ट्राइग्लिसराइड। समझ में आई बात, ट्राइग्लिसराइड क्या नाम है, ट्राइग्लिसराइड। और ये ऑप्शन कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। थोड़ा मैं पानी पी लूं, पानी पी लेता हूं, और इस पेज के जितने भी क्वेश्चन है इसको कराऊंगा, उसके बाद फिर क्लास ओवर हो जाएगा ना, उसके बाद दैट्स ऑल फॉर टुडे बोल दूंगा। पानी पी लेता हूं, वॉइस थोड़ा सा खराब हो गया ना, पानी पी लेता हूं। हेलो, यस। अब ना धीरे धीरे हम लोग लेक्चर की एंड की ओर बढ़ेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे नहीं, क्योंकि संडे है और तुम लोग थोड़ा सा रेस्ट भी तो चाहिए ना, थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए, आराम भी चाहिए। अब क्लास करो, खाली क्लास ही करोगे क्या, खुद से भी तो पढ़ना है ना। तो मैं ना लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक शायरी सुनाना चाहूँगा। ये जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने से पहले, जो आगे आने वाले क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहूँगा। अब बोलोगे सर शायरी क्या है, सुनाइए। तो मैं कहूँगा, खुदा करे मेरी दोस्ती आपसे इतनी हो जाए, खुदा करे मेरी दोस्ती आपसे इतनी हो जाए, नौकरी करे आप और तनख्वाह मेरी हो जाए। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया तो बढ़िया है, अगर नहीं आया तो और बढ़िया है। भयंकर भयंकर। और एक सुन लो पढ़ाते पढ़ाते, फरिश्ते ही होंगे जिनका होगा इश्क मुकम्मल, फरिश्ते ही होंगे जिनका इश्क होगा मुकम्मल, हमने तो इंसानों को बर्बाद होते हुए देखा है। एक बार फिर से, फरिश्ते ही होंगे जिनका इश्क होगा मुकम्मल, फरिश्ते ही होंगे जिनका इश्क होगा मुकम्मल, हमने तो इंसानों को बर्बाद होते हुए देखा है। इसलिए बोलता हूं भैया, किसी के पीछे टाइम खराब मत करो अपना। एक समय में एक ही काम होगा, या तो पढ़ाई कर लो या फिर प्यार कर लो। समझ में आई बात? एक समय में एक ही काम होगा, या तो पढ़ाई कर लो या फिर प्यार कर लो। और हमको नहीं लगता है कि जो पढ़ाई करेगा वो प्यार कर पाएगा। पढ़ाई में अगर टोटली कोई बच्चा डिवोटेड होता है, टोटली डिवोटेड होता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा, तो उन बच्चों को इन फालतू चीज के लिए समय नहीं होता है, और वही सब बच्चा आगे चलकर सक्सेसफुल होता है, डॉक्टर बनता है, मेडिकल कॉलेज में पहुंचता है, अच्छा मेडिकल कॉलेज में पहुंचता है।
एम्स मेडिकल कॉलेज मिलता है, एम्स मेडिकल कॉलेज, दिल्ली एम्स। तो इसलिए कोई भी अपना समय यहां वहां बर्बाद ना करो, पढ़ाई में फोकस करो। 60 to 65 ईयर्स का हम लोग का एवरेज लाइफ स्पान है। ऐसा नहीं बोलता हूं कि सिर्फ पढ़ाई ही करो, मस्ती करना है, एंटरटेन करना है, लेकिन दूसरे के पीछे अपना टाइम खराब मत करो। फ्रेंड्स के पीछे मत भागो, फ्रेंड्स बनाने लग गए, अपना जो प्राइमरी वर्क है उसको नहीं कर रहे हो आप, ये गलत है। देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेक्सोज सुगर। निम्न में से कौन सी हेक्सोज शर्करा है? हेक्सोज क्या पूछ रहा है? हेक्सोज क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेक्सोज सुगर। तो हेक्सोज सुगर क्या था? एक प्रकार का मोनोसैकेराइड था, मोनोसैकेराइड था। और हमने कहा था अगर कार्बोहाइड्रेट को आपको रिप्रेजेंट करना है, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट carbohydrate, you can use the general formula that is CnH2nOn. If you want to represent carbohydrate, chemical formula of carbohydrate, you have to use the general formula that is CnH2nOn. CnH2nOn. अब क्या लिखा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेक्सोज। हेक्स, एक्स का मतलब क्या होता है? हेक्स का मतलब 6, यानी कि यहां पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n का वैल्यू कितना? 6 हो जाएगा। तो यहां पे C अगर मैं 6 लिख दूं तो H 2 इंटू 6 12 हो जाएगा। O क्या हो जाएगा? n का वैल्यू कितना है? 6 है, 6 हो जाएगा। C6H12O6, C6H12O6। निम्न में से कौन सी हेक्सोज शर्करा है? क्या सुक्रोज हेक्सोज शर्करा है? बताओ। C6H12O6 किसका केमिकल फार्मूला है? तो मैं कहूंगा किसका? ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। या फिर कहूंगा किसका? फ्रक्टोज का। किसका? फ्रक्टोज का। किसका? फ्रक्टोज का। लेकिन यहां पे ऑप्शन ए में ग्लूकोज लिखा है तो मैं ग्लूकोज के साथ जाऊंगा। बी में राइबोज लिखा है। राइबोज क्या होता है? 5 कार्बन का होता है, पेंटोज शुगर होता है। लैक्टोज जो है ये तुम्हारा डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है जो ओलिगोसैकेराइड के अंदर आता है। लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। किससे? गैलेक्टोज से मिलकर बना है। और सुक्रोज किससे मिलकर बना है? ये भी डाइसैकेराइड है, ये भी बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर। किससे? फ्रक्टोज से मिलकर। क्वेश्चन है विच एंजाइम ब्रेक्स पेप्टाइड्स बॉन्ड्स। विच एंजाइम ब्रेक पेप्टाइड्स बॉन्ड? ऑप्शन ए में है एमिलेज, ऑप्शन बी में है प्रोटीएज, ऑप्शन सी में है लाइपेज, ऑप्शन डी में है न्यूक्लिएज। एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। एमाइलेज जो है किसको डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट को। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। प्रोटीएज किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। किसको? प्रोटीन को। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है? लिपिड को। पाचन किसका करता है? लिपिड का। और न्यूक्लियस किसका डाइजेशन करता है? न्यूक्लिक अम्ल का। और न्यूक्लिक अम्ल क्या है? या तो डीएनए है या फिर क्या है? तथा क्या? आरएनए। क्या है? आरएनए। अब क्वेश्चन सीधा नहीं पूछ रहा है, कान ऐसे नहीं पकड़ रहा है, ऐसे नहीं पकड़ रहा है, ऐसे घुमा के पकड़ रहा है। कान ऐसे नहीं पकड़ रहा है, घुमा के पकड़ रहा है। अगर सीधा लिखता कि प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के मदद से होता है तो बच्चा आराम से प्रोटीएज बोल के निकल जाता और इस क्वेश्चन का जवाब सब दे देता। लेकिन क्या है? लेकिन क्या है? लेकिन क्या है? क्वेश्चन को घुमा के पूछा है विच एंजाइम ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड। अब आपको पता होना चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है? अमीनो एसिड के बीच में, अमीनो अम्ल के बीच में। और अमीनो अम्ल का बहुलक क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसका मतलब प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीएज। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीएज। क्वेश्चन नंबर 23, विच पॉलीसेकेराइड। चलिए बनाइए तो, आप लोग बनाइए तो, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 23 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 23 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 23 में है विच पॉलीसेकेराइड इज ए कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल। कौन सा पॉलीसेकेराइड कवक की कोशिका दीवार का हिस्सा है? यानी कि जो कवक है, फंजाई है,
उसका कोशिका दीवार यानी कि सेल वॉल की बात कर रहा है, सेल वॉल की बात कर रहा है। और सेल वॉल को एक्चुअल में हिंदी में कोशिका भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और हमको पता है कि जो कवक का कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का। किसका बना होता है? काइटिन का। चिटिन मत पढ़ना, चिटिन पढ़ना नहीं है। क्या पढ़ना है? काइटिन पढ़ना है। चिटिन पढ़ना नहीं है, क्या पढ़ना है? काइटिन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? काइटिन पढ़ना है। अगर क्वेश्चन है कि कौन सा पॉलीसेकेराइड कवक की कोशिका भित्ति का हिस्सा है, तो मैं कहूंगा काइटिन, मैं कहूंगा काइटिन। और काइटिन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम? तो याद होगा काइटिनेज, काइटिनेज, काइटिनेज। क्या नाम है? काइटिनेज। ये ऐसी लगाया ना, में ऐसी एंजाइम है। अगर कवक की कोशिका, अगर कवक की कोशिका से कुछ निकालना है आपको, उसका आनुवांशिक पदार्थ निकालना है, जेनेटिक मटेरियल निकालना है, डीएनए निकालना है, तो उससे पहले आपको कोशिका भित्ति को तोड़ना पड़ेगा। और कोशिका भित्ति किसका बना है? काइटिन का बना है। किसका बना है? काइटिन का बना है। अब कोशिका भित्ति अगर काइटिन का बना है तो काइटिन को तोड़ने के लिए हम जिस एंजाइम का यूज करने वाले हैं उसका नाम है काइटिनेज। क्या नाम है? काइटिनेज। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्या लिखा है? संतृप्त वसा में होता है। इसमें संतृप्त में। वसा अम्ल नहीं बनाया था हमने, अराकिडोनिक अम्ल, पाल्मिटिक अम्ल बनाया था ना। उसमें संतृप्त मतलब कि जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। अगर सैचुरेटेड का मतलब क्या है? जिसमें क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड का मतलब है जिसमें क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? असंतृप्त का मतलब क्या होता है? अगर संतृप्त लिखा हो, क्या लिखा हो? संतृप्त, संतृप्त। या फिर इंग्लिश में सैचुरेटेड लिखा हो, क्या लिखा हो? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। क्या लिखा हो? सैचुरेटेड। अगर इंग्लिश में सैचुरेटेड लिखा हो तो इसका मतलब समझ जाना ये सिंगल बॉन्ड वाला होगा, यानी कि उस फैटी एसिड में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच। लेकिन अगर असंतृप्त हो, क्या हो? असंतृप्त हो। क्या हो? असंतृप्त, असंतृप्त। अगर असंतृप्त है यानी कि अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। बायो में कुछ ऐसे वर्ड है जिसके सामने हम अन लगा के उसका अपोजिट बना सकते हैं। अनसैचुरेटेड। क्या नाम है? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड है तो या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड हो। क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहां पे लिखा संतृप्त वसा अम्ल में होता है 1 डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो एक भी डबल बॉन्ड तो होता ही नहीं है, ना डबल बॉन्ड होता है ना ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो नो डबल बॉन्ड। क्या ट्रिपल बॉन्ड होगा? क्या ट्रिपल अगर होता तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाता। 2 डबल बॉन्ड अगर होता तो क्या हो जाता? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाता। 1 डबल बॉन्ड होता तो फिर भी क्या हो जाता? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाता, असंतृप्त वसा अम्ल हो जाता। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है? हीमोग्लोबिन इज ए, हीमोग्लोबिन एक है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है भाई? हीमोग्लोबिन मिलता कहाँ? हीमोग्लोबिन मिलता कहाँ है? ब्लड के किसमें मिलता है? आरबीसी में। किसमें मिलता है? आरबीसी में। और हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर जो है, ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ब्लड का कलर जो रेड है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी का लाइफ स्पान यानी कि जीवन अवधि कितना डे का होता है? 120 डेज का। कितना होता है? 120 डेज का। 120 दिन का होता है। 120 डेज का होता है, 120 दिन का होता है। अब ब्लड रेड है। अब हीमोग्लोबिन एक्चुअल में क्या? प्रोटीन है। प्रोटीन के 4 टाइप है ना। प्रोटीन के कितने टाइप हैं? तो इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। लेकिन प्रोटीन का ये कौन सा टाइप होगा? 4 डिग्री वाला, 4 डिग्री प्रोटीन, प्रोटीन जिसको हम लोग नाम देते हैं क्वाटरनरी प्रोटीन। क्या नाम देते हैं? क्वाटरनरी प्रोटीन नाम देते हैं, या फिर चतुर्थ प्रोटीन।
कौन सा? चतुर्थ प्रोटीन। अब मैं क्या करता हूं, ये वाला पेज लेकर आता हूं। क्या लिखा है? थैंक यू। क्लास 11 के जितने भी बच्चे हैं, इतना देर तक हमको टॉलरेट करने के लिए, इतना देर तक हमको झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्लास इज ओवर।